सर। कुछ हम क्वेश्चंस कर चुके थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफैक्ट हो गया था, 7 हो गया था, 8 9 रह गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए। बाकी ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने इस दौरान में सही लेक्चर नहीं अटेंड किए हुए ना 3.2 के, तो फिर वो 3.3 में दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा सही तरीके से। और वो डिफरेंट है इससे, मतलब इतनी हमें चीजों की कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से भी उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी सिंपल, दैट इज के ए आपको गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। वो ये कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स होना चाहिए उसका, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए इसके। तो जरा देखते हैं इसको, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या बात है। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। हेलो सर। जी, आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, यस। अच्छा सर, पहले मैंने कहा था तो आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने समझा आपको आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू। नहीं नहीं, आवाज आ रही है। अच्छा, वो जो एक्सरसाइज 3.1 है, आप में से ना कोई स्टूडेंट काइंडली मुझे ये एबीसी वेक्टर लिखवा दे 3.2। आज काफी अरसे बाद मैं लिख रहा हूँ तो राइटिंग भी थोड़ी सी शुरू में शायद ठीक ना आए, लेकिन ठीक हो जाएंगी चीजें। ये मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन बच्चों मेंशन किया जो अभी हम करने लगे हैं? 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। सो वन ऑफ द स्टूडेंट काइंडली आप मुझे ये एबीसी वेक्टर लिखा दें क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ टाइटल दे देता हूँ जी। वेक्टर ए लिखवाइएगा। आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। सही है, आई प्लस जे एंड प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जरा बी के बारे में बता दें मुझे। 4i-2j 4i-2j प्लस 3k। प्लस 3k। ग्रेट, और मुझे सी के बारे में भी बता दें। i-2j प्लस k। i-2j प्लस के। अच्छा, ये बच्चों हमें ना उन्होंने गिवन की प्लस के आपने बोला है ना? सही। और एक और उन्होंने यस जो सर। बात नीचे गिवन की है वो 2a वाली, वो भी लिखवा दे मुझे। हाँ, 2a-b 2a-b प्लस 3c। प्लस 3c। अच्छा, मैं आप सब स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ना नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में भी काफी क्वेश्चन होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आप लोग। ठीक है, देखिए उन्होंने ना हमें एबीसी दिया है, और उन्होंने कहा ये है कि आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें, सॉरी, आप एक वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो। ठीक है, और जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड 6 हो और इस वेक्टर के ना पैरेलल होना चाहिए। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हमेशा ना वेक्टर दो चीजों से मिलके बनता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट पेज पे ये बात मेंशन करता हूँ कि किसी वेक्टर के ना दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के। एक बच्चा होता है उसका मैग्नीट्यूड, लेट मी राइट मैग्नीट्यूड, और एक होती है उसकी डायरेक्शन, इनटू डायरेक्शन। दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। यानी मुझे कोई कहे कि आप एक वेक्टर लिखें
तो मैं उनसे उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं इसको यूं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेट्स से ये अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, और वी नो दैट के फर्ज करें यहाँ 1 यूनिट है और यहाँ भी 1 यूनिट है। ठीक है, अब अगर एक वेक्टर में 1 1 पे ड्रॉ करूँ ना, तो वो वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट पे चला जाएगा लाइक दिस वन ना, यूं। अब अगर देखा जाए तो इसके जो कंपोनेंट्स अगर फाइनली हम लिखना चाहें ना, तो वो 1i प्लस 1j लिखेंगे। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट हम लिखेंगे। अब इसकी डायरेक्शन यूं है इस तरफ को, यानी टुवर्ड्स i और j के तकरीबन मिड में से यूं जा रही है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ith वैल्यू का स्क्वायर, i के साथ 1 होता है और j के साथ भी 1 है। सो ये बच्चों इसका अंडर रूट 2 जो आएगा ना, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक बात आप नोट कीजिएगा काइंडली कि जब भी आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए हो ना, डायरेक्शन, तो हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर, लेट्स से मुझे कोई डिमांड करता है कि आप इसी की डायरेक्शन में ना एक और वेक्टर फाइंड करें, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर फाइंड करें। तो अगर मैंने इसी के डायरेक्शन में एक और वेक्टर फाइंड करना है ना, तो पहले मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट वन कि अगर आपको कोई कहे कि 12 पेन्स की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, तो मैं आपसे पूछूं कि 20 पेन्स की प्राइस कितनी होगी। सो बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब हम इसकी तरफ जाने से पहले पहले ना 1 पेन के बारे में कंसर्न रखेंगे कि एक पेन की कीमत कितनी है। तो इस चीज को यूं रिलेट कर सकते हैं, ये देखें, ये जो वेक्टर है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो अंडर रूट 2 आ रहा है। अब अगर मैंने इसी की डायरेक्शन में आगे जाना है ना, तो बिफोर प्रोसीडिंग हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे 12 पेन्स की आपको वैल्यू पता है तो आपने 1 की फाइंड करनी है, उससे आपने 20 की फाइंड करनी है। ठीक है, सो गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना और फिर उसको गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ये 2 स्टेप हुआ करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना। मुझे कोई कहता कि आप लेट से जो नया वेक्टर आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए, तो पहले मैं इसके यूनिट वेक्टर फाइंड करूंगा और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये बात थी जो अभी हम इस क्वेश्चन में अभी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने हमें जो एक वेक्टर दिया है ना, वो बच्चों उन्होंने हमें ये दिया है, दिस वन, ये वाला वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c। पहले इसको मैं फाइंड कर लूंगा। इसको फाइंड करने के लिए मैं इसको लेट से यहाँ ना w को एक सिंपल सी नोटेशन दे देता हूँ, w। सो ऑन द नेक्स्ट पेज में लिखूंगा कि w इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ बच्चों a की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर माइनस b, लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 4i माइनस 2j, 4i minus 2j and plus 3k. This is the value of b vector. अब हम c की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, सॉरी पुट करने लगे हैं। सो प्लस 3 इंटू, so what is the value of c? I minus 2j plus k, I minus 2j plus k. Just we need to simplify। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ये लेक्चर अटेंड किए, सिंपल इज दैट, आप 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई बच्चों कर दें, 2i plus 2j and plus 2k, राइट। आगे हो जाएगा माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k। सही हो गया। यहां ना लिखते हैं 3i माइनस 6j यूनिट वेक्टर एंड प्लस 3k। अब ना आपने ith कंपोनेंट को ith में ऐड करना है और jth को jth में और kth को kth में।
सो उसके लिए 2i और 4j ये हो जाएगा -2i और ये हो जाएगा +3i, तो ये टोटल i बन जाएगा ना। अब 2j + 2j 4k -6k ये -2j बन जाएगा, सॉरी दैट वाज -6j। अच्छा 2k -3k -k और +2k बन जाएगा। ये बच्चों हमारे पास वो वाला वेक्टर आ गया है दैट वाज 2a -b + 3c, जिसको फिलहाल हमने w की को लेट किया हुआ है। तो इसके मुझे बैक में ना w लिख देने थे, ठीक है। ये वेक्टर आ चुका है। अब वो ये कह रहे थे कि आप नो डाउट ये वेक्टर ही फाइंड करें, बट उसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 6। तो वो जो मैंने बात लिखी हुई है ना कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो उन्होंने हमें कहा है कि 6 होना चाहिए। यहां से हम मैग्नीट्यूड लेंगे और उन्होंने कहा है कि इसके पैरेलल होना चाहिए, तो यहां से हम डायरेक्शन लेंगे। और डायरेक्शन लेने के लिए ये बात बता चुका हूँ, अगेन रिपीटिंग, कि हमें इसका यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो बच्चों मैं इस W का सर यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ। यू नो द फॉर्मूला फॉर यूनिट सर वेक्टर। जी जी यस। सर आपने ए के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, बाकियों के साथ क्यों नहीं किया? और हमें कैसे पता वो चलेगा कि तो इसके साथ हाँ 2 ही वो करना देखिए है? ना, वो देखिए ये स्टेटमेंट क्या गिवन है मुइस, 2a 2a -b + b 3c। -3c। हाँ, यानी a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, b के साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई ना करें और c के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ओके सर, मतलब हाँ अभी ये, सी के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ वो मैंने ये कर दिया था, ये देखिए ये ओके सर। सही। अब मैं बच्चों इसका ना यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ, एंड यू नो यूनिट वेक्टर की ये नोटेशन होती है जो आपके सामने लिखी हुई है, डिवाइडेड बाय w का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। अच्छा w को ना एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, i - 2j + 3k एज इट इज लिख दिया, सॉरी +2k था वो। और वो जो है ना आपके पास डिवाइड में, उसमें आपको ना इसका मैग्नीट्यूड करना है। सो मैग्नीट्यूड में पता है √ऑफ ith वैल्यू का स्क्वायर, jth वैल्यू का स्क्वायर प्लस kth वैल्यू का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √9 विच विल बी 3, सो 1/3 i यूनिट वेक्टर, 2/3 j यूनिट वेक्टर एंड 2/3 k यूनिट वेक्टर। ये आ चुका है w के ऊपर हेड, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ w विच विल बी यूज फॉर द डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि 6 होना चाहिए। तो अब मैं फाइनल आंसर बच्चों लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर इसका आप यूं लिख दीजिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। आप लिखिएगा रिक्वायर्ड वेक्टर, लेट मी राइट रिक्वायर्ड वेक्टर, जो उन्होंने हमसे डिमांड किया है उसकी डायरेक्शन के लिए हमने ये वाला काम किया है। तो डायरेक्शन की जगह ना मैं इस चीज को पुट कर रहा हूं, और उन्होंने मैग्नीट्यूड हमें 6 कहा था लेने के लिए, तो हम डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड के साथ सिंपल एज दैट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ। दिस वाज फॉर द डायरेक्शन एंड नाउ दिस वैल्यू इज फॉर द मैग्नीट्यूड। सो ओवरऑल जब 6 मल्टीप्लाई होगा ना 1/3 के साथ बच्चों, तो ये आ जाएगा 2i। अच्छा 6 मल्टीप्लाई होगा जब 2/6 के साथ, तो 3 2 टाइम्स 6 ये हो जाएगा 4j, और 6 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4k, एंड दिस इज नाउ योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? सर जी, एक दफा वो मैग्नीट्यूड वाला वापस बता देंगे? ये वाला मैग्नीट्यूड वाला जी सर, ये आपने फार्मूला अप्लाई खुद से किया है? नहीं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे इस एक्सरसाइज में। मैं आज ना आपको इस एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग्स भी भेजूंगा सारी। लेकिन होता यूं है कि आपने i वाली वैल्यू का स्क्वायर करना होता है, j वाली वैल्यू का स्क्वायर और k वाली वैल्यू का स्क्वायर करना, ठीक है।
ओके सर। वेरी गुड। तमाम बच्चों को कोई कंफ्यूजन किसी को है, काइंडली वो इस क्वेश्चन को पूछ लें, क्योंकि ना बहुत ज्यादा दफा ये आगे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। किसी बच्चे की है कोई बात पूछने वाली? नो सर। जी, किसी का कोई बात नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। आप लोग काइंडली इस एक्सरसाइज के ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ना इनको रखिएगा। खासकर क्वेश्चन नंबर जो अभी हम करने जा रहे हैं 10 और क्वेश्चन नंबर 11, तमाम स्टूडेंट्स इनको काइंडली अपने पास मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 and 11 are most important questions of this exercise. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कि ऊपर ना इन्होंने हमें वो दी हैं, इससे रिलेटेड फार्मूलाज अगर इन्होंने दिए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आपको कहीं से अभी देख के लिखा देता हूँ फार्मूलाज। इंटरनली के फार्मूलाज यानी वेक्टर जो होगा वो बेसिकली इंटरनली करा होगा या एक्सटर्नली उसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंटरनली का, तो दिया हुआ है। एक्सटर्नली का आपकी बुक में नहीं है तो वो मैं लिखा दूंगा। देखें बच्चों, होगा कुछ यूं, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही चलें आपको समझा देता हूँ। आप इस फॉर्मूले का नाम लिखेंगे अपने पास तमाम लोग लेटर ऑन। रेशियो फार्मूला is a very very important formula in the chapter of vectors, ratio formula। और अभी जो मैं आपको फार्मूला लिखाने लगा हूं ना, ये इसका केस 1 है रेशियो फार्मूला का। ये इसके साथ आपको ब्रैकेट में लिखना होगा इंटरनली। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनली। इंटरनली, ठीक है, इंटर हो गई हूं कि हमारे पास ना, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। लेट मी ड्रॉ। मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले फिलहाल कर दिए। इसमें ना दो वेक्टर्स होंगे हमारे पास। फर्ज करें एक ये वेक्टर है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, इसको मैं यहाँ हेड लगा के इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है तो हेड हम लाजमी लगा देते हैं। और एक वेक्टर वो जो लेट से ना यहाँ जा रहा है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ना एक यूं हमारे पास लाइन ज्वाइन करिए लाइक दिस वन। एक वेक्टर होगा जो कि इस लाइन को ना यूं डिवाइड करेगा इन सम रेशो। देखिए, अगर ये वेक्टर यहाँ चला जाए तो ये मिड पे कट कर रहा है, ये यहाँ चला जाए तो ये डिफरेंट रेशो होगी, ये यहाँ चला जाए तो मजीद डिफरेंट रेशो होगी ना। तो फिलहाल क्योंकि हम इसको जनरल डिस्कस करें तो मैं इसको मिड की बजाय ना थोड़ा सा यहाँ के ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब हम स्पेसिफिक तो नहीं कर रहे, जनरल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एम लिख देता हूँ लेट से। मैं बुक के साथ इसको अगर मैच करूँ ना, ताकि मेरा और उनका फॉर्मूला डिफरेंट ना हो, तो M1 और M2 कर देता हूँ इनको मैं। ठीक है, M1 यहाँ लिख देता हूँ और M2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। और मजीद भी दो नाम मुझे देखने होंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। वेक्टर ए और वेक्टर बी वहां लिख देते हैं और सी को मैं पीछे लिख देता हूँ। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यहाँ मैंने लिख दिया और वेक्टर सी यहाँ लिख दिया। ठीक है, दीज आर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स बेसिकली। अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब ये जो सी वेक्टर है ना, जो कि इस गिवन लाइन को M1 रेशो M2 में डिवाइड करे, हमने ये फाइंड करना होगा। ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये रेशो भी गिवन होगी। हमने ये सी फाइंड करना है। इंटरनली का मतलब ये है कि ये जो सी है ना, ये इन दोनों गिवन वेक्टर के यहाँ कहीं आ रहा होगा, दरमियान में। ये सराउंड कर रहे होंगे ये गिवन वेक्टर इसको दरमियान में। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनली। ठीक है, तो सी को मैं लिखूंगा, ये जो सी वेक्टर फाइंड करना होगा, इसका फार्मूला होगा M2A। M2 नंबर है और A वेक्टर है, प्लस M1B। M1 नंबर है और B वेक्टर है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेट मी वेरीफाई फ्रॉम द बुक वेयर इज द फॉर्मूला। फाइनली इन्होंने इसको कहाँ मेंशन किया है? यहाँ की होना चाहिए, हाँ ये देखें m1b और m2a डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, ये मैं आपको रेशो का मतलब ना नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो लेटर ऑन। देखिए बच्चों, एक लाइन है ना, ये फर्ज करें एक लाइन है। अब इसकी टोटल जो लेंथ है वो फर्ज करें 4 मीटर से। अब मुझे कोई कहता है कि आप इसको 1:3 में डिवाइड कर दें, 1:3। बेसिक मतलब ये होगा कि मैं ना इसके 4 पोर्शंस कर दूंगा लाइक दिस। देखिए काउंट करें, 1 2 3 4। एक तरफ को आप 1 पोर्शन कर दीजिएगा और एक तरफ को आपको 3 पोर्शन करने होंगे लाइक दिस। ठीक है, अब लेट्स से ये जो वेक्टर आ रहा था ना सी, ये हम 1:m2 में डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरफ 3 रेशो हो और इस तरफ 1 हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरफ 4 पोर्शंस हो और इस तरफ 2। लेट्स से मुझे कोई इस लाइन के हवाले से कहता है ना कि आप इसको 2:4 में डिवाइड करें। सो व्हाट डज इट मीन्स कि हम ना इसके 6 पोर्शंस बना देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए ना। इस तरफ आप 4 बेशक कर दें, 1 2 3 4, और ये 2 कर दें, 4:2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, फर्ज करें 2:2 हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मिड पॉइंट की बात हो रही है। लेट्स से कि ये लाइन है, इसके 2 पोर्शन है, 2 इस तरफ होने चाहिए और 2 इस तरफ होने चाहिए। अब जब 2 इस तरफ होंगे और 2 उस तरफ होंगे तो ये तो एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट बन जाएगा। सो 2:2 का मतलब और 1:1 का मतलब या 4:4 का मतलब एक ही होता है कि ये मिड पॉइंट की बात हो रही है। ठीक होगी बात बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? Yes, नहीं sir. काइंडली, हाँ। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय द रेशियो फॉर्मूला। सो मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरनली का रेशियो फॉर्मूला लिखा है। अब जब इंटरनली का लिखा है तो हम इंटरनली का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जरा देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर which divides the line joining the points whose position vectors are this and this in the ratio 2:1 internally and externally। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो फिलहाल हमारा कंसर्न इंटरनली के साथ है, तो इंटरनली। अब में से कोई स्टूडेंट ना मुझे एक तो रेशियो लिखाएगा एंड सेकेंडली मुझे पी और क्यू वेक्टर लिखवाएगा व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। जी, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे काइंडली आप पी और क्यू वेक्टर लिखा दें। इसको ना P का मैं, है I plus हाँ, इसको मैं ओपी वेक्टर वजह इस वजह से लिख रहा हूँ कि जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, अमूमन हम उसकी नोटेशन ओपी लिख रहे होते हैं। ओ का मतलब है फ्रॉम ओरिजिन और पी का मतलब है टू दैट पॉइंट, सो ओपी में लिख रहा हूँ। जी लिखवाइएगा काइंडली। I plus 2j minus k आई प्लस 2j-k, ठीक हो गया। क्यू के बारे में लिखा दें, minus I plus j -i प्लस j plus k प्लस के, ठीक हो गया। ratio 2। 2:1। बस आप इसको अगर विजुअलाइज करना चाहें ना, वैसे पूरे वेक्टर का जो चैप्टर है ना, आपकी गुड लक ये होती है इसमें कि आपने इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इजीली चीजों को देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो पहला वेक्टर है लेट्स से ओपी है, तो इसको ना मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे तो जब के आ जाता है तो वो 3 डायमेंशन में चला जाता है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने ना इसको यहाँ किया है फिलहाल। और ये हो गया हमारे पास ओ क्यू वेक्टर। इनके मैं नाम भी लिख देता हूँ। ओ ओरिजिन है, पी ये पॉइंट था तो ओ पी वेक्टर है, ओ ओरिजिन है तो क्यू ये पॉइंट है तो ये क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ ना एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेकर, जो कि पी और क्यू को यूं मिला रही होगी लाइक दिस।
अब हमारा ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो कि हमने फाइंड करना है इंटरनली का केस, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि वी आर डूइंग द केस ऑफ इंटरनली। यहाँ मैं मेंशन करता हूँ इंटरनली और एक्सटर्नली में 180 डिग्रीज का फर्क है। सो हम इंटरनली का फिलहाल केस करें। तो हम ना अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ना उसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के दरमियान, कहीं दरमियान तो खैर नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि जो इनके बीच में कहीं आ जाए। ये आ गया। अब इसकी जो रेशो गिवन है ना वो 2:1 है। सो 2:1 और ये हमें इनकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है। सो ओ पी वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर। अच्छा, ओ पी वैक्टर को अगर आप शॉर्ट नाम देना चाहें तो आप ए का नाम दे दें, और ओ क्यू वैक्टर को फिलहाल के लिए ना आप बी का नाम दे दें। और ये जो आपने फाइंड करना है ना इसको आप सी का या आर का वटेवर आप इस तरह से। अब सी वेक्टर के लिए ना मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। सो वह जो सी वेक्टर के लिए फॉर्मूला होगा आपका, जो कि अभी हमने रेशो फॉर्मूला में पढ़ा है, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज होता है ना। सो 1+2 आपको करना होगा सम ऑफ रेशियोज। ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो 1 इंटू ए, सो द वैल्यू ऑफ ए यानी कि ओपी की वैल्यू i+2j माइनस के, i+2j माइनस के, राइट। और लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ ओ क्यू विच इज बी बेसिकली। सो 2 के साथ ना बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो -i+j एंड आगे क्या है जो हमारे पास प्लस के, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। सो लेट मी डिवाइड विथ 3। सो हमारे पास हो जाएगा ये i+2j, क्योंकि हमने यहाँ पहले वेक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और -2i +2j +2k, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास फाइनली i माइनस आई हो जाएगा विच विल बी -1 -i, 2j हो जाएगा 4j, और +k डिवाइडेड बाय 3। So this would be your final answer in the case of internally, right? Clear है बच्चों बात? जी सर आपने डायग्राम बस एक्सप्लेनेशंस के लिए बनाया था कि बनाना ज़रूरी है? नहीं, आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई तो है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड पता है क्या करता हूँ कि इस चैप्टर में ना आप लोग डायग्राम्स बना लिया करें। ओके सर। आपको, मुझे तो ऐसा लगता है, आप पता नहीं इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, कि डायग्राम बनाने से ना चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं कि नहीं होती? वो सर आप डिपेंड करते हैं कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ आपने बस वैल्यूज फॉर्मूला में पुट की हैं, तो इस वजह से मैंने हाँ आपसे पूछा था कि ये नेसेसरी कि नहीं। हाँ, बस वो मैं हमेशा ये क्वेश्चन भी करता हूँ स्टूडेंट को भी ना, डायग्राम से इस वजह से करा देता हूँ कि फिर वो बस वैल्यूज पुट करते जाते हैं, वो इजी से हो जाता है उसका। ओके ठीक सर। है, ओके। सही है। तो अब मैं अगर आपको एक्सटर्नली अभी नहीं कराता, फर्ज करें आपको मैं यहाँ से दिखा दूं ना एक दफा कि क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ डिवीजन ज्वाइनिंग point C with position vector this one 5j and position vector this one in the ratio 2:5 internally। तो ये जो मैंने इंटरनली वाला केस आपको कराया है और ये जो इंटरनली वाला केस है ना, ये दोनों 100% आपके मैच करें। ठीक है, तो ये आपने खुद करना होगा। हो जाएगा ये, बताओ आप लोगों से काइंडली मुझे बताएं, कंफर्म करें फिर। Yes, sir. यस सर। हाँ, ये आप लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना, अगर ना हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूँ। ठीक है।
मैं एक मिनट जरा इसका ना आंसर मैच कर रहा हूँ साथ, मैंने कहा कोई मैंने मिस्टेक ना की हो, क्योंकि ये इंटरनली वाले क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है। 100% ठीक आंसर है, सही। -i मेरा आंसर क्या है, एक मिनट जरा देख लो, व्हाइट बोर्ड पे मुझे जाना है जी। ये आया है -i +4j + k/3 जी, यही आंसर। ठीक हो गया बच्चों, बात आप लोगों को क्लियर हुई है? यस सर। Yes. चलिए, तो ऑन द नेक्स्ट पेज हम एक्सटर्नली का भी ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो लेट मी राइट, इसको मैं यूं ही लिखता हूँ, रेशो फॉर्मूला एक्सटर्नली लिख देता हूँ। फिर उसका मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। द रीजन इज दैट के वो बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है। सो रेशो फॉर्मूला एक्सटर्नली, कल तक सारी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। आज थोड़ी राइटिंग स्लो होने की रीजन ये है कि आज मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद मैंने दोबारा पॉइंटर हाथ में उठाया है एक्सटर्नल, और पहली क्लास भी आप लोगों की। अच्छा, ये आपकी बुक में ना इन्होंने एक्सटर्नली के क्वेश्चन तो दिए हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको फॉर्मूला खुद से करा देता हूँ, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इसी तरह ना हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं फिलहाल पॉजिटिव की बात चल करते हैं। अब देखिए, होगा यूं कि हमें ना जो दो गिवन वेक्टर्स होंगे, फर्ज करें उनको मैं ग्रीन पॉइंटर से ड्रॉ करता हूँ। ये एक वेक्टर गिवन है और ये ना दूसरा वेक्टर गिवन है, ठीक है। अब जो अननोन वेक्टर होगा ना, वो इन दोनों के दरमियान नहीं होगा, वो इन दोनों से ना यूं परे होगा, यूं यहाँ कहीं होगा, तभी तो एक्सटर्नली है ये, ठीक है? और ये जो लाइन होगी ना, ये अब यूं, लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब यूं होगा कि फर्ज करें ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, अब यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट हमें गिवन है, ए और बी। अब ये जो अननोन पॉइंट है ना, वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर गए। इंटरनली होता तो इन दोनों के दरमियान यहाँ कहीं होता, अब तो वो दूर चला गया ना, तो वो केस एक्सटर्नली का बन। अब देखिए, इसमें हमें जो रेशियोज गिवन हो सकती हैं, वो रेशियोज पहले चले मैं इनके ना नाम लिख देता हूँ आपको, ताकि वो आसानी हो जाए। इसको मैं ए लिखता हूँ, इसको मैं बी लिखता हूँ। अच्छा, इसको मैं, ये वाली रेशो आपको गिवन हुआ करेगी बच्चों, ये वाली रेशो एन, एक छोटी रेशो गिवन होगी जिसको हम यहाँ पुट किया करेंगे, और एक आपको जो बड़ी वैल्यू गिवन होगी ना, वो हमने यहाँ पुट करनी होगी। ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी, ये वाली, ठीक है। मैं आपको वहां से एग्जांपल भी दूंगा। एम रेशो एन, एक आपको लार्जर वैल्यू गिवन है और एक स्मॉलर वैल्यू, और आपका जो अननोन वेक्टर है सी, वो यहाँ कहीं लाई कर जाएगा। अब इसका फॉर्मूला ऑन द नेक्स्ट पेज अगर मैं आपको लिख के दूं, तो वो बच्चों बनेगा हमारे पास, एक मिनट, एक्सटर्नली का फॉर्मूला, वेयर इज द फॉर्मूला एक्सटर्नली का, ओहो, एक मिनट बच्चों, मैं गूगल ही कर रहा हूँ। लेट मी फाइंड, फॉर्मूला इज, हाँ, फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू m इंटू पी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये बच्चों आप फॉर्मूला होगा। m और n ऑब्वियसली नंबर्स हैं और b और a वेक्टर्स हैं। यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियोज होगा, सम ऑफ द रेशियोज नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल इसके दे देता हूँ, यहाँ से इसी क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये जो ओ पी और ओ क्यू वेक्टर्स हैं, इनको तो हम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो 2:1 है ना, इसकी मैं आपको यहाँ डायग्राम में एग्जांपल बताता हूँ। ये 2 होगा, ये जो लार्जर वैल्यू, और ये वाला रेशियो 1, ये आपका ओ पी वेक्टर है और ये आपका ओ क्यू वेक्टर है, और आपने ये वाला वेक्टर फाइंड करना, ठीक है।
सो एक्सटर्नली का केस यूं बनेगा। मैं यहाँ ना जल्दी, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, तो मैं जस्ट आपको डायग्राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज। ये बच्चों जी मैंने सर अब आ रही है। लाइन लाइन ड्रॉ कर दी, ज्वाइन करा दी। अब यहाँ से एक बड़ी जो लाइन आ रही होगी ना, जो पहले वेक्टर से उस अननोन वेक्टर तक जा रही होगी, इसकी हमें उन्होंने वैल्यू गिवन की है 2, इसकी वैल्यू गिवन की है 1। ये हमारा ओपी वेक्टर और ये है हमारा ओक्यू वेक्टर, और ये बच्चों है सी वेक्टर। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर ये ना हुआ तो मुझे आपने कल बताना है, फिर हम कल इस क्वेश्चन को कंप्लीट। ठीक हो गया बच्चों, बात क्लियर है? तो कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, मैं क्लास के स्टार्ट में आपसे पूछ लूंगा कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ है या नहीं, फिर आप लोगों को क्या क्लास का। ओके, ओके ओके सर। सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। आज की क्लास एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट करेंगे, सॉरी 3.3। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।